Good morning to all of you. Today we are going to continue our chapter number 7, that is conservation of plants and animals. हमने पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ के बारे में, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती है, एंडेमिक कौन सी होती है, वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन सी होती हैं. आज हम पढ़ेंगे कि हम इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं या गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं इन सारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो फर्स्टली है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब जो हमारे फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. तो फर्स्ट इज़ एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन मतलब कि जितने ज़्यादा अमाउंट में हम ट्रीज़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो अर्थ है उस पर क्या ऑक्सीजन होएगी. एनिमल्स भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पायर करने के लिए. एज अ रिज़ल्ट हमारे एनिमल्स जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे. और जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतनी ही कम क्या होगी, सोयल इरोजन होगी. सोयल जो है इसी तरह से जैसे कोई भी फ्लड आई तो वो बहती नहीं जाएगी. तो एफोरेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट फायर जैसे जंगलों में आग लग जाती है तो उसको कॉन्कर करने के लिए, उसको सही टाइम पे रोकने के लिए गवर्नमेंट के पास इस तरह के मेजर्स होने चाहिए जो उसको बहुत कम समय में उस आग को ठंडा कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डायरेक्शन ऑफ विंड को हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स का यूज़ करके, या फायर एक्सटिंग्विशिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं वो स्प्रे कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स. तो इस तरह से जो फॉरेस्ट फायर्स होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो पहले ही गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, ताकि अगर फायर लगती भी है तो उसको बुझाने के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक मेजर्स होने चाहिए जिससे हम उसको क्या है प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे फॉरेस्ट को. और अगर फॉरेस्ट फायर जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में लास्ट ईयर सुना होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर की वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, वो लोग जल गए थे उसमें, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज़ जो है उनका लॉस हो गया था. बहुत ज़्यादा फ्यूम्स जो है एयर में स्प्रेड हुए थे जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे. तो इसलिए फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स पहले ही गवर्नमेंट के पास होने चाहिए. नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग. अब ओवर ग्रेजिंग यानी कि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स की ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स जाएंगे तो वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसको खा लेंगे, और जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है फिर वाटर को, जो कि बेसिकली प्लांट्स होल्ड करके रखते हैं वाटर को, वो नहीं हो पाएगा. और एज अ रिज़ल्ट जो है जो इनफर्टिलिटी ऑफ सॉयल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ Our next topic is protected areas. प्रोटेक्टेड एरियाज़ मतलब ऐसे एरियाज़ जो ऑलरेडी सेटअप किए गए हैं ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो रिजर्व रह सके, प्रोटेक्ट रह सके. इसमें फर्स्ट इज़ नेशनल पार्क. आपने बहुत सारे नेशनल पार्क्स के बारे में सुना होगा. फॉर एग्जांपल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है. बेसिकली वहाँ क्या है, टाइगर्स होते हैं. तो बेसिकली ये जो नेशनल पार्क है ये बनाए क्यों गए हैं, ताकि जो एनिमल्स हैं वो अपनी नेचुरल हैबिटेट को एंजॉय कर सके. आप नेशनल पार्क घूमने भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे. एक किस्म से एक जू का एरिया होता है, आप जू घूमने जाते हो. तो बेसिकली नेशनल पार्क्स होते हैं जो कि टूरिज़्म के लिए भी ओपन होता है, टूरिस्ट भी जा सकते हैं वहाँ पे उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स, फ्लोरा और फोना को देखने के लिए. और वो क्या है, एक नेचुरल वेजिटेशन, एक नेचुरल हैबिटेट है इन एनिमल्स के लिए, वो वहाँ पे क्या है प्रोटेक्टेड रहते हैं. जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे डायनासोर्स के लिए बेसिकली फेमस है, वो असम में प्रेजेंट होता है. गिर नेशनल पार्क गुजरात में फेमस है, वो लायंस के लिए फेमस है. इस तरह से बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है. बेसिकली 102 नेशनल पार्क्स जो हैं वो इंडिया में प्रेजेंट है. ये बनाए किस लिए गए हैं, ताकि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, उसको क्या है हम प्रोटेक्ट करके रख सकें. नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वो भी एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. किसी भी एनिमल को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो रेजिडेंशियल एरिया में ना आए, इसलिए क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप की गई है. हमारे इंडिया में टोटल 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म अलाउड नहीं होता है, वहाँ पे आप घूमने फिरने इस तरह से नहीं जा सकते हो. लेकिन जो नेशनल पार्क्स हैं वो टूरिज़्म के लिए ओपन होता है. जैसे चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है, वो उड़ीसा में प्रेजेंट है. हरियाणा में सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगे. तो ये सारे क्या है वाइल्ड लाइफ
सेंचुरीज़ हैं जो कि बनाई किस लिए गई है, ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं उनको अपना नेचुरल हैबिटेट मिले, वो वहाँ पे इंजॉय कर सकें, अच्छे से अपने नेचुरल हैबिटेट में अडेप्ट हो सके और उसको उनको सेव करके रख सकें। बेसिकली किसी भी तरह की हंटिंग जो है वो कम्प्लीटली बैन है, सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक इट्स बैन। आप किसी भी एनिमल को किल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ऐसे बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जो कि बनाए जाते हैं ताकि एनिमल्स क्या है प्रोटेक्टेड रह सके, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो सके हमारा। बहुत सारे ट्रीज़ हैं वहाँ पे, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि हर्बल मेडिसिन वगैरह हैं, हम वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बायोस्फीयर मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो इंडिया में है। फॉर एग्जांपल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे बायोस्फीयर जो है मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे एनिमल्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे हर्ब्स और श्रब्स लगाते हैं जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं वो। नेक्स्ट इज़ रीजंस माइग्रेशन। माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो कि सीजनल माइग्रेशन करते हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, मैमल्स होते हैं। सीजनल माइग्रेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो बर्ड है वो साइबेरिया में मिलता है, बेसिकली वो साइबेरिया में प्रेजेंट होता है। साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पोलर रीजन है क्योंकि साइबेरिया वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है जब विंटर सीजन आता है, तो जब वहाँ पे विंटर सीजन आता है ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके इंडिया में आ जाते हैं। साइबेरियन क्रेन इंडिया के सुल्तानपुर एरिया में आते हैं ये। तो बेसिकली ये इंडिया में आ जाते हैं जब गर्मी होती है। अब जब इंडिया में विंटर्स आती हैं, इंडिया में विंटर सीज़न आता है, तो ये विंटर सीज़न में एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वापस से ही कहाँ चले जाते हैं, साइबेरिया चले जाते हैं। साइबेरिया में उस टाइम पे क्या होती है, गर्मी होती है। तो बेसिकली ये जो साइबेरियन क्रेन होती हैं ये एडजस्ट कहाँ करती है, इनको हॉटनेस चाहिए होती है, इनको थोड़ा गर्मी समर सीज़न चाहिए होता है। तो वैसे ये साइबेरिया से आती हैं। साइबेरिया में जब ठंड हो जाएगी तो कहाँ जाएंगी वो, इंडिया में। जब इंडिया में ठंड हो जाएगी तो वो वापस से कहाँ चली जाएगी, साइबेरिया में, क्योंकि साइबेरिया में उस टाइम पे क्या होता है, समर सीज़न होता है। इंडिया में समर सीज़न है तो साइबेरिया में विंटर सीज़न होता है, वहाँ विंटर सीज़न है तो इंडिया में क्या है, समर सीज़न प्रेजेंट होगा। तो ये इसीलिए इनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग क्या है, अपना एरिया चेंज करते रहते हैं। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। This is the end of our chapter. I hope you all are clear with it. Thank you.